हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट चैनल। यूजीसी नेट चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। कैसे हो सब लोग? राम राम सबको। सभी को राम राम मित्रों। कैसे हो सब लोग आप? दोस्तों, अपन यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें दोस्तों मैंने आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया। बायोडाइवर्सिटी के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी। अपनी जो यूनिट है 9, उसमें अपन बात कर रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की। तो अपन ने पीछे इकोलॉजी पढ़ा, इकोसिस्टम पढ़ा। देखो, एक सिस्टम से पूरी करेंगे, लंबी यूनिट है ये। आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, इसमें जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सही होने चाहिए आपको। तो इकोलॉजी अपन ने पढ़ लिया, इकोसिस्टम अपन ने पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी अपन ने पढ़ लिया, जैव विविधता। और जैव विविधता में अपन ने ये पढ़ लिया था कि जैव विविधता का संरक्षण कौन करती है, तो अपन ने बात की थी आईयूसीएन की। तो आईयूसीएन के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आज अपन बात करेंगे उसी क्रम में आगे कि आईयूसीएन, आईयूसीएन मेरे प्यारे साथियों, आईयूसीएन जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता, आईयूसीएन जैव विविधता का संरक्षण। संरक्षण के लिए दो विधियां अपनाती है। आपसे पूछा जा सकता है कि आईयूसीएन जैव विविधता के संरक्षण के लिए कितनी विधियों काम में लेती है? दो विधियों को काम में लेती है, और इन दो विधियों को आपको याद रखना है। एक होता है स्व स्थान पर संरक्षण, स्व स्थान पर संरक्षण, स्व स्थान पर संरक्षण, और एक होता है बाहरी स्थान पर संरक्षण, बाहरी स्थान पर संरक्षण। दोनों का मतलब समझना। स्व स्थान संरक्षण का मतलब होता है अपने स्थान पर संरक्षण करना। बाहरी स्थान का मतलब होता है हमारे यहाँ पे वो चीज़ें सुरक्षित नहीं है, अन्यत्र कहीं और जगह सुरक्षित हैं, तो वो बाहरी स्थान संरक्षण है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे आप सब्जी बनाते हो, शाम को सब्जी बच जाती है और आप कहीं रेंट पे रहते हो, तो उस सब्जी को आप मकान मालिक के फ्रिज में रख देते हो, तो वो हो गया बाहरी स्थान संरक्षण। ठीक है। और यदि खुद का फ्रिज खरीद के आप अपने फ्रिज में सब्जी सुरक्षित करते हैं, तो वो होता है स्व स्थान पर संरक्षण। अर्थात आपने अपने फ्रिज में सब्जी को सुरक्षा प्रदान कर दी, तो वो स्व स्थान संरक्षण। यदि आप पड़ोसी के फ्रिज में रख के आ जाते हैं, तो वो होता है बाहरी स्थान पर संरक्षण। स्व स्थान संरक्षण में किस किस को शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय पार्क। हमारे ये राष्ट्रीय पार्क इसलिए बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पार्क। दूसरा आपका है वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। याद रखना है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभयारण्य है, जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र, जिनको बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर्स बोलते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र, याद रखना है। और ये सारी की सारी स्व स्थान संरक्षण की विधियां हैं। राष्ट्रीय पार्क बनाना, वन्य जीव अभयारण्य बनाना, जैव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना। सरकार इनके माध्यम से जीव जंतुओं को हमारे स्थान पर सुरक्षा प्रदान करती है। आपको पता है भारत में अनेक राष्ट्रीय उद्यान हैं, अनेक वन्य जीव अभयारण्य हैं, अनेक जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें आपको जीव जंतु और जो वनस्पति है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये है स्व स्थान के संरक्षण की तकनीक। बाहरी स्थान संरक्षण की तकनीक कौन कौन सी है? ए, जीन बैंक की स्थापना, जीन बैंक की स्थापना, बीज बैंक की स्थापना, बीज बैंक की स्थापना, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर,
और आपका है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जिनको आप नर्सरी बोलते हैं, वनस्पति उद्यान यानी कि नर्सरी। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी IUCN के द्वारा संरक्षण की स्वस्थान तकनीक है। निम्न में से कौन सी IUCN के द्वारा संरक्षण की बाहरी स्थान तकनीक है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसा सवाल पूछा जाता है। तो IUCN के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण की कितनी विधियां हैं? 2। याद रखना है दोस्तों, कितनी विधियां हैं? 2। एक है स्वस्थान पर संरक्षण, अर्थात हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बनाकर, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाकर, जैव आरक्षित क्षेत्र बनाकर यहाँ पे जीव जंतु और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। एक होता है बाहरी स्थान पर संरक्षण। ठीक है, बाहरी स्थान पर अर्थात जो चीज़ें हमारे यहाँ पे सुरक्षित नहीं है उनको हम जीन बैंक के माध्यम से, बीज बैंक के माध्यम से, चिड़ियाघर के माध्यम से और वनस्पति उद्यान के माध्यम से हम उनको क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब एक चीज याद रखना है आपको, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं उन चीजों को पिक पॉइंट करके चलेंगे अपन। जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अर्थात इसकी स्थापना कब हुई है? मित्रों, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1916 में। याद रखना है आपको, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में है। और इसके संस्थापक कौन है? पूछ ले आपसे कि इसके संस्थापक कौन है, तो अल्फ्रेड विलियम एक्लोक। अल्फ्रेड विलियम एक्लोक हैं। अल्फ्रेड विलियम एक्लोक इसके संस्थापक हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है प्राणी विज्ञान के ऊपर, प्राणी विज्ञान हेतु शोध और अनुसंधान करना। शोध व अनुसंधान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1 जुलाई 1916 में, हेड ऑफिस कोलकाता में, संस्थापक अल्फ्रेड विलियम एक्लोक, प्रमुख उद्देश्य प्राणी विज्ञान हेतु शोध व अनुसंधान करना। क्लियर है? अब बात करेंगे अपन इनकी जैव आरक्षित क्षेत्र, इन सब की बात करेंगे। भारत में नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक एक चीज को अपन क्लियर करेंगे। भाई वो पेज लास्ट में चला गया, कोई बात नहीं, आप देख लेना। एक एक चीज को क्लियर करेंगे। भारत में, वर्तमान भारत में, तो वर्तमान भारत में आपसे पूछे कि जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। वर्तमान भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? वर्तमान भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? और वर्तमान भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य
अभ्यारण्य कितने हैं, वर्तमान भारत में वेटलैंड कितने हैं, इनको सबको पढ़ना है, अपन को डिटेल से करेंगे। वेटलैंड कितने हैं, वर्तमान भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, हॉट स्पॉट कितने हैं, इन सबको पढ़ेंगे। तो जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या वर्तमान भारत में कितने हैं, 18। याद रखना है। राष्ट्रीय उद्यान भारत में अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो 105। भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं तो 545। आरएस में प्रश्न पूछा हुआ है मेरे बच्चों। वर्तमान भारत में वेटलैंड कितने हैं, 26। वर्तमान भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, 2 हमारे पर्सनल हैं और 2 हमारे पार्टनरशिप में हैं। पार्टनरशिप में याद रखना, 2 हमारे पर्सनल हैं, 2 पार्टनरशिप में हैं। एक एक की डिटेल करेंगे। तो जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में 18 है, राष्ट्रीय उद्यान 105 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 545 है, वेटलैंड 26 है, हॉट स्पॉट 2 पर्सनल हैं, 2 पार्टनरशिप के हैं। अब इनकी सबकी डिटेल करेंगे एक एक की। सबसे पहले अपन लेते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन में आता है, उसे जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ऐसा क्षेत्र जो इको सेंसिटिव जोन में आता है उसे जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि अति संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, अति संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र। अब दूसरी बात करें अपन इनकी, यहाँ से प्रश्न पूछता है इनकी संख्या भारत में कितनी है। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 18। अब 18 में याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। और मित्रों यूनेस्को की यानी कि विश्व विरासत की सूची में कितने शामिल हैं, विश्व विरासत की सूची में, विश्व विरासत की सूची में 18 में से कितनों को शामिल किया गया है। तो मेरे मित्रों सबसे बड़ा, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखना है सबसे बड़ा है मन्यार खाड़ी। याद रखना है सबसे बड़ा कौन सा है, मन्यार खाड़ी, याद रखना है। और ये बनाया गया था 1989 में और ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। अगर सबसे छोटा पूछे तो डिब्रू सोखवा, ये सबसे छोटा है डिब्रू सोखवा, याद रखना है। और डिब्रू सोखवा अगर आपसे पूछे कब बनाया गया, 1997, और वर्तमान में ये कहाँ पे है, असम में। ये आपको ध्यान रखना है, असम में, याद रखना है। और विश्व विरासत की सूची में कुल कितनों को शामिल किया गया है,
18 में से 10 को शामिल किया गया है, 10 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 में से कितनों को शामिल किया गया है? 10 को। इनकी चर्चा करेंगे अपन सारों की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 18 में से, ये जो 18 हैं, इनमें से अगर ये पूछ ले आपसे मेरे दोस्तों कि 18 जैव आरक्षित, 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में से फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है, ठीक है। आपसे पहला पूछ ले कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो याद रखना है मेरे मित्रों, अगर मैं आपको बोलूं 18 में से पहला कौन सा है, तो 18 में से पहला मेरी पिक से नहीं दिखेगा, मैं इसको अगले पेज पे लेता हूं कि 18 जैव आरक्षित, 18 जैव आरक्षित क्षेत्रों में से देखो, कंफ्यूज मत हो ना, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ। ये 2 नंबर का पेज है, ये 3 नंबर का पेज है, क्योंकि एक पेज पीछे चला गया, 3 नंबर का है। 18 जैव आरक्षित क्षेत्र में से अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कौन सा है, अगर आपसे पूछे सेकंड कौन सा है, आपसे पूछे 16वां कौन सा है, 17वां कौन सा है और 18वां कौन सा है, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नीलगिरी है। नीलगिरी फर्स्ट कौन सा है? नीलगिरी, याद रखना है। आपसे पूछे पहला कौन सा है? नीलगिरी, ये बना था 1986 में, और ये कहाँ पे है मेरे बच्चों? ये है केरल में, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि 2 नंबर पर कौन सा बना हुआ है, तो नंदा देवी, 2 नंबर पर नंदा देवी बनी थी, और नंदा देवी का निर्माण या गठन कब हुआ था? 1988 में, 1988 में, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, याद रखना है, ठीक है, पहला और दूसरा। अब 16वां और 17वां और 18वां, इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक कोड लिख देता हूं, उस कोड के माध्यम से इसको याद कर लेना कि मेरा घर, मेरा घर एक एक कोस, एक कोस पर है। मेरा घर एक कोस पर है, ये कोड याद रखना। मेरा घर यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1 कोस की दूरी पर है, याद रखना है। मेरा घर कितना दूर है? 1 कोस की दूरी पर है, ये नाम आ गए। मेरा घर 1 कोस की दूरी पर है, याद रखना है। मेरा घर कहाँ पे है? 1 कोस की दूरी पर। ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। को का मतलब होता है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट को शामिल किया गया था 2009 में। कब बना था? 2009 में। और कोल्ड डेजर्ट कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और से का मतलब होता है शेषांचल, शेषांचल, याद रखना है। से का मतलब क्या होता है? शेषांचल की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी, ये शामिल ली थी 2010 में। और ये कहाँ पड़ती है मेरे मित्रों? आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना है, 2010 में, आंध्र प्रदेश में। और पै का मतलब होता है पन्ना, पन्ना, याद रखना है। और पन्ना को शामिल किया 2011 में। और पन्ना कहाँ पड़ता है? एमपी में, याद रखना है, एमपी में। ये हैं आपके 18, मैंने आपको पहला, दूसरा, 16, 17, 18 ये मैंने आपको बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 विश्व विरासत सूची में कितने शामिल हैं? विश्व विरासत सूची में
विश्व विरासत सूची में कितने शामिल हैं? कितने शामिल हैं? तो याद रखना है आपको, कितने शामिल हैं? 10। विश्व विरासत सूची में कितनों को शामिल किया गया है? 10 को शामिल किया गया है। और इनमें से 10 कौन कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। इनमें से 10 कौन कौन से हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना है आज, ऐसे याद रखना इनको, आज कोड लिख देता हूँ, निशी सुमन, आज निशी सुमन को नापो। ये कोड है, याद रखना है, ये इसका कोड है, आज निशी सुमन को नापो। ठीक है ना। तो आज से एक बना अमरकंटक। अमरकंटक याद रखना है, अमरकंटक है, या इसको शामिल किया गया था 2012 में। और फिर एक ऐसे बना है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई याद रखना है, अगस्त मलाई की जो पहाड़ियां हैं ये 2016 में शामिल की गई थी, और ये पड़ती हैं तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु में, याद रखना है आपको। और ऐसे एक और याद रखना है, अंडमान निकोबार। अंडमान और निकोबार, निकोबार। लेकिन याद रखना है इसमें अंडमान शामिल नहीं है, इसमें केवल निकोबार शामिल है। और कौन सा निकोबार शामिल है इसमें? ग्रेट निकोबार। और इसको शामिल किया गया था 2013 में। ठीक है। फिर अब उसके बाद में फिर नीलगिरी। नीलगिरी बताइए आपको, तो नीलगिरी विश्व विरासत की सूची में शामिल है, याद रखना है। फिर है सिमलीपाल। सिमलीपाल याद रखना है, उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा ध्यान रखना है। नीलगिरी केरल याद रखना है। से है सुंदरवन। सुंदरवन से क्या है? सुंदरवन है। मैं से मन्यार खाड़ी। मन्यार खाड़ी। सुंदरवन पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल। मन्यार खाड़ी आपको पता है तमिलनाडु में है। नैसे नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी पता होगा, उत्तराखंड में है। कोसे कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट पता है, हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखना है। न से नंदा देवी हो गई। अब न से बात करें, नोकरेक, मेघालय। नोकरेक मेघालय। और पैसे है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी आपका हिल स्टेशन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप काउंट कर लो, काउंट करा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये सारे के सारे पार्ट है ना, ये आरक्षित क्षेत्रों की सूची में शामिल हैं। कैसे आ रहे हैं इसमें? अमरकंटक हो गया, अगस्त मलाई हो गई, ग्रेट निकोबार हो गया, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरबन, मन्यार खाड़ी, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट। सॉरी, कोल्ड डेजर्ट नहीं है इसमें, ये को सेंटेंस पूरा किया है। कोल्ड डेजर्ट नहीं है बच्चों, 10 ही हैं इसमें, कोल्ड डेजर्ट नहीं है, याद रखना है। इसमें कोल्ड डेजर्ट नहीं है,
ये आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 10 है, तो अब काउंट कर लो टोटल कितने हो गए, 10। ये ध्यान रखना है। कोल्ड डेजर्ट इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 ऐसे हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। अमरकंटक, अगस्तमलाई, ग्रेट निकोबार, नीलगिरी, सिमलीपाल, सुंदरवन, मन्यार खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक और पंचमढ़ी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा विश्व विरासत की सूची में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व है सारे के सारे ये, जिनको विश्व विरासत सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ये आपका याद रखना है, ये है आपका पेज काउंट करें 3, ये है आपका 4 नंबर का, ठीक है ना, ये चौथा पेज है और ये आपका है पहला पेज। याद रखना है ये पहला पेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। तो ये चौथा पेज है, ये पहला पेज है। अब अपन बात करेंगे आगे इसी क्रम में। तो जैसे आपसे पूछे कि वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट की बात करूं तो ये 1972 में बना था। याद रखना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब का है। ये आपके 1972 का है। पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, पहले J&K पर लागू नहीं, J&K पर लागू नहीं था और वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है, संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत में लागू। अब वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा सारे कानून लागू हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब धारा 370 थी तो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था, पृथक ध्वज था, दोहरी नागरिकता थी, ठीक है। पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को वहाँ की आसानी से नागरिकता मिल जाती थी, उनका ध्वज अलग था। वहाँ पे मित्रों पहले 2 संविधान थे वहाँ के, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटी है तो एक संविधान हो गया, इकरी नागरिकता हो गई, एक ही वहाँ का ध्वज हो गया, ठीक है। अब पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता नहीं मिलेगी और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया। पहले वहाँ पे कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था और केंद्र सरकार के कोई भी कानून वहाँ पे लागू नहीं होते थे। वर्तमान में संपूर्ण कानून यहाँ के अब लागू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक का मामला क्लियर है आपका, पूरा का पूरा समझ में आया होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल, आराम से समझो, इनको रटना नहीं है, एक एक चीज़ को समझो, ठीक है ना। तो ये पेज याद रखना, ये चौथा पेज है, ये इसका पहला पेज है, ठीक है। ये इसका तीसरा पेज है, अगर आप नोट्स बनाओ तो ये इसका दूसरा पेज है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये दूसरा पेज है, यहाँ से मैंने बताया है, और ये भी इसका पार्ट है, तीसरे पेज का ही पार्ट है। ये नोट्स बना लेना आराम से। ये तीसरा पेज है इसका, ये चौथा पेज है और ये इसका पहला पेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, और इससे आगे का पार्ट है अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी अनुशासन के साथ में और डेडिकेशन के साथ में करना चाहते हैं और हम लोगों से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट का बैच आपका रनिंग में है, ठीक है मित्रों। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके नाटा के सेक्शन में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन करना है। रेफरल कोड में आपको राजेंद्र 10 यूज करना है और राजेंद्र 10 यूज करके इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। या मेरे से आप अगर जुड़ के तैयारी करो, 6 महीने का कोर्स लो, 12 महीने का कोर्स लो, साल का 2 साल का कोर्स लो, जितने आपकी श्रद्धा उतनी कोर्स लो, जुड़ के पढ़ो। यूजीसी नेट जीआरएफ भी हो जाएगा, कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चर के लिए भी आप तैयार हो जाओगे दोस्तों, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से भी बनाए रख सकते हो आप, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपकी सारी क्लासें अनअकैडमी प्लस पर रेगुलर चल रही है। यदि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ के चीज़ों को क्लियर करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप कोई भी कोर्स खरीदें, रेफरल कोड के रूप में राजेंद्र 10 यूज करें। और दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासें होती हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहा हूं,
ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूँ, तो वो क्लास भी आप, मेरी प्रोफाइल है ना वहाँ पे आप, जैसे ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट यूर गोल है ना, तो यहाँ पे नेट का यूजीसी नेट सेलेक्ट करो। फिर जैसे ही आप जाओगे तो एक सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च के ऑप्शन में आप मेरा नाम डाल देना राजेंद्र शर्मा, मेरा नाम डाल देना राजेंद्र शर्मा। जैसे आप मेरा नाम डालोगे तो आपको वहाँ पे लेक्चरर जितने भी पढ़ा रहे हैं उनकी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी, और जैसे ही मेरी प्रोफाइल दिखे तो आप मुझे उसमें फॉलो कर लेना। तो मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस फ्री ली जाती हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप उसमें फर्स्ट पेपर की मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। 2 या 3 टेस्ट मैंने उसमें ले लिए हैं, तो आगे के टेस्ट आप उसमें दे सकते हैं, और डिटेल कोर्स के लिए आप मुझे प्लस के रूप में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, विश ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, आराम से यूं ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। दिक्कत हो तो आप नीचे है ना, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया करो, जिससे आपका शंका का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों।